हेलो। तो नमस्कार सभी को। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम जो हाइड्रोकार्बन और इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस पढ़ा था उसके ऊपर जितने भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 22 और उसके बाद में 25 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2 साल 2 बार जो एग्जाम हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का हम क्लास लेकर आए हैं। तो हम देखेंगे कि कितने आसान क्वेश्चन अगर हम सही तरीके से अप्रोच कर पाते हैं उनको। तो ये पहला क्वेश्चन है, हम इसकी बात करेंगे स्टार्टिंग में कि लिखा हुआ क्या है कि एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है और हमें HCl से रिएक्शन कराई हुई है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी HCl से रिएक्शन कराई हुई है। हमने यहाँ पे HBr की रिएक्शन पढ़ी थी और यहाँ पे एरो पे पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है, H2O2 नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो Br या Cl होने वाला है ये कहां पर जुड़ेगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो वो आपको Cl उस कार्बन पे जहां पे इस बीच वाले कार्बन पे जुड़ना चाहिए, बीच वाले कार्बन पे Cl प्रोडक्ट के अंदर आपको एक ही ऑप्शन में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन में। और अगर फिर भी दो ऑप्शन होते तो इंटरमीडिएट मैंने बताया था कि अगर H2O2 लिखा हुआ होगा, अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना है तब मैंने कहा था यहाँ पे फ्री रेडिकल पाथ फॉलो होगा। और अगर H2O2 नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये मैंने बताया था। तो इस थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है और Cl वहां पे जुड़ रहा है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इसका आंसर नंबर 3 हो जाता। ये देखते क्वेश्चन सॉल्व आने वाला था अगर हमने हमें जो बातें प्लस आई माइनस आई इफेक्ट की और प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट और किस तरीके से एल्कीन रिएक्ट करती है वो वाला याद है। तो जैसे अब क्वेश्चन है कि ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है उनसे, लेकिन इसे हम आसानी से जो हमने पढ़ा था उससे कर सकते हैं। क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, अब हमें इस रिएक्शन के न्यूमेरिकल से हम कैसे अप्रोच करेंगे, न्यूमेरिकल को देख के कि हमें पता है कि मेथेन का जब हम दहन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 बनता है और साथ में क्या बनता है, H2O बनता है। इतना तो याद है। अच्छा, हमें ये भी याद है कि ये CO2 कितना बनता है, N बनता है, यानी जितने कार्बन है उतने बनता है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, इसका मतलब CO2 भी कितना बनने वाला है, एक बनने वाला है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे N की जगह पर जब आप 1 पुट कर दोगे तो ये रिएक्शन ऐसी दिखेगी, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। यहाँ पर कुछ और हो सकते हैं, हमें CO2 ही पूछा हुआ है। और ये क्या कह रहा है कि दहन के पश्चात 44 ग्राम CO2। तो CO2 का हम वेट पता करेंगे, कार्बन का हमें एटॉमिक वेट पता है कितना होता है, 12। एक ऑप्शन का 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। यानी क्या कहा हुआ है कि 44 ग्राम CO2 बननी चाहिए। तो उसके लिए मेथेन के कितने मोल चाहिए, तो यहाँ पे कितनी संख्या मेथेन की, एक ही मोल तो लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाता, 1 मोल आंसर आ जाता। इतना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पता होनी चाहिए थी। अब ये वाला क्वेश्चन है कि हमें पूछा हुआ है कि निम्न कार्बोकेटाइन का हमें क्या बताना है, स्टेबिलिटी बतानी है, और वो भी बढ़ते क्रम के अंदर, यानी यहाँ पे लीस्ट और लास्ट में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। तो ये 4 दे रखे हैं और इन चारों को पहले कुछ नहीं करना, आपको अरेंज करो कि हमें क्या क्या दे रखा है। CH3 पॉजिटिव दे रखा है, उसके बाद में CH3 CH2 पॉजिटिव दे रखा है, उसके बाद में एक कार्बन के ऊपर 3 डिग्री कार्बन दे रखा है हमें, 3 डिग्री कार्बन हमें दे रखा है। तो हम 3 डिग्री कार्बन को कैसे बनाएंगे, C पॉजिटिव, इस पे 3 CH3 जुड़े हुए हैं और एक हमें दे रखा है 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, कार्बन के ऊपर 3 फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। तो 3 बेंजीन रिंग हम ऐड कर देंगे। अब देखो, हमें पता है बेंजीन का प्लस आर इफेक्ट लगेगा, सही है। यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे एक ही ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं स्टेबल करने वाला।
और हमने ये भी पढ़ा था कि R डोमिनेट करेगा I पे। इसका मतलब ये फिनाइल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, और फिनाइल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल जब आप ऑप्शन देखोगे तो ये रहा फिनाइल सबसे ज्यादा स्टेबल। अच्छा, उसके बाद में 3+I वाला, तो 3+I वाला ये रहा। उसके बाद में 1+I वाला, 1+I वाला ये रहा। और लीस्ट कौन होगा? जिसके पास कोई स्टेबल करने वाला नहीं है। तो आंसर नंबर क्या आ जाता? 2 इसका आंसर हो जाता। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन दिया कि हमें कुछ रिएक्शनें दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है कि आप मैच करो कि कौन सी रिएक्शन क्या हो रही है। ठीक है, तो अगर हमने जितनी रिएक्शनें पढ़ी है सारी हमें याद है, तो हम ये तो आज ही पढ़ी है हमने कि एल्काइन की आयरन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हो तो बेंजीन बन जाती है। और बेंजीन हमें पता है कैसा कंपाउंड है, एक रिंग बनने वाला कंपाउंड, सक्रिय कंपाउंड है। सही है। इसका मतलब हमारा 3 वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा? चक्रीकरण वाली रिएक्शन, चक्रीय रिंग बनने वाली है। सही है। अच्छा, इसके बाद में ये मेथेन की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई हुई है और क्या बन रहा है? अब देखो, बनना चाहिए था CO2 और H2O। इसका मतलब क्या हो रहा है? दहन हो रहा है, लेकिन पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है। यानी फोर्थ का C हो जाता और थर्ड का B हो जाता। फोर्थ का C और थर्ड का B, फोर्थ का C और थर्ड का B। यहीं से ये क्वेश्चन क्या हो जाता? इसका आंसर नंबर 2 आ जाता। और ये क्या था? ये लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन था। अब देखो, एल्काइन से 2 ही बनी है। एल्काइंस का जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो ये एल्कीन तक ही गया, एल्केन तक नहीं गया, तो इसे हम कह देंगे आंशिक अपचयन हुआ है, पूर्ण अपचयन नहीं हुआ है। तो सेकंड का क्या आ जाता? सेकंड का आ जाता ए। तो सेकंड का ए, ये रहा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सिंपल था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर हमें कुछ रिएक्शन याद है तो भी हम इसके ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स ने ही पूछे हुए हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स ने ही, इलेक्ट्रॉन को कौन स्नेह करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी, वही तो स्नेह करेगा, बाकी कौन करेगा? तो दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके पास जाएंगे? इनके पास तो पहले से ही है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये किसी इलेक्ट्रॉन वाले के पास जाना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? स्नेह करेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन्स नहीं आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल BF3 हो जाएगा। अब ये था कार्बोकेटाइन का स्थायित्व का क्या पूछा हुआ है? घटता हुआ क्रम पूछा हुआ है। अब अगर किसी को एक भी याद है कि -I की वजह से क्या होगा? -I की वजह से C पॉजिटिव का स्थायित्व घटेगा। सही बात है, -I की वजह से C पॉजिटिव का स्थायित्व घटेगा। तो ये ऑक्सीजन वाला -I लगेगा। अब कहोगे यहाँ पर भी -I लगेगा, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि ये हायर क्लासेज में जब अपने ग्रेजुएशन करते हैं तब पढ़ते हैं कि ये एक सब्स्टिट्यूशन कार्बोकेटाइन है जो लोन पेयर के द्वारा स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे -I नहीं, सब्स्टिट्यूशन देखना है। तो इन दोनों में अगर कंफ्यूजन हो भी रहा हो किसी को B और C में, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि इसका -I लग रहा है और इसके ऊपर कोई -I नहीं लग रहा है। इसका मतलब जो A है ना वो C से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब A C से ज्यादा स्टेबल किस किस में दे रखा है? एक तो इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है। अब बात थी कि अब बी लिस्ट स्टेबल हो या नहीं हो, तो इसके लिए आप एक बार के लिए इसे ऐड कर लेना कि अगर किसी एटम के पास क्या हो? लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो। अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर वाला के
पास में किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर वाले एटम के पास में किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर की वजह से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। इसे सब्स्टिट्यूशन कार्बोकेटाइन कहते हैं। इसलिए ये वाला बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था, फिर भी आप याद रखना कि अगर पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई भी एटम प्रेजेंट है जिसके पास में लोन पेयर है, तो उसको सबसे ज्यादा स्टेबल कर देना। वैसे ऐसा करने से भी इसका आंसर आ जाता कि बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हायर क्लासेस से थोड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए। अब निम्न एल्काइन का एसिडिक बिहेवियर हमें बताना है कि कौन सी एल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक है और कौन सी सबसे कम एसिडिक है। तो हमने पढ़ा था कि एल्काइन के यदि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर H हो तो ये क्या होता है, एसिडिक होता है। ये हमने पढ़ा है। और अगर ये एसिडिक है तो जहां पे आपको ये दिखाई दे वो वाला चेक करना है। तो इसके पास में तो H, इस कार्बन पे H जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें H जुड़ा हुआ है और इसमें H जुड़ा और इसमें H नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन बच गया 2 और 3 वाला। अब 2 और 3 वाले में जब अपने देखेंगे तो आप इस जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H लगा हुआ है। अगर ये H एसिडिक है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जैसे ये H निकलेगा तो ये जैसे H निकलेगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ऐसे ही 3 नंबर वाले ऑप्शन के अंदर क्या लगा हुआ है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये H निकल जाए तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसे लिखेंगे अपने CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें। इस नेगेटिव को डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है, इस CH3 का प्लस आई। हमने पढ़ा है कि प्लस आई की वजह से माइनस चार्ज कार्बन आयन अनस्टेबल होता है और यहाँ पे कोई अनस्टेबल करने वाला है नहीं। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो इसका आंसर नंबर 3 आ जाता है आंसर। फिर से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी हुई है कि हमें डिसाइड करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम होगा। तो यहाँ पे कितने CH3, 3, यानी ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये CH3 दे ही रखा है। इसका मतलब इसका आंसर नंबर क्या आ जाता, पहला ही आ जाता। बहुत आसान था ये तो। क्या पूछा हुआ है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं वाले ग्रुप पहचानने हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो नाइट्रोजन NH3 अमोनिया के पास आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर है, H2O में यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। और ऐसे ही C2H5 के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो हमें ये पता है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को स्नेह नहीं करेगा, और इधर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को स्नेह नहीं करेगा। तो बच कौन गए, बी और सी, 2 ऑप्शन बच गए। अब है निम्नलिखित में से किस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण से गर्म करने पर प्रोपेन प्राप्त होता है। हमने ये पढ़ा था कि अगर आप RCOOH की रिएक्शन किससे करवाओ, NaOH और CaO से करवाओ, तो ये वाला H इस R पे जाकर जुड़ जाएगा, ये H इस R पे जाके जुड़ जाएगा और RH बन जाएगा, साथ में CO2 बाहर निकलेगी। ये रिएक्शन हमने पढ़ी है। अगर ये रिएक्शन पढ़ी हुई है तो अब कह क्या रहा है कि हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन। यानी ये R कितने कार्बन वाला चाहिए, R की जगह पर हमें 3 कार्बन चाहिए, सही बात है। और अगर मैं इस, अब यहाँ पे R के साथ ही तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये CO2 तो बाहर ही निकल रहा है, तो इस R की जगह पर मेरे को कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2 और ये COOH मैं जोड़ देता हूं। इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो ये CO2 बाहर निकल जाएगा और ये H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें कितने कार्बन वाला अम्ल लेना पड़ा, 1 2 3 4 वाला।
और 4 वाले अम्ल का नाम क्या होता है? ब्यूटेन प्लस ओइक, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इसका आंसर नंबर आ जाएगा 2। अब पूछा ओजोनी अपघटन पर निम्न में से कौन सी एल्कीन केवल कीटोनों का मिश्रण देगी, यानी एल्डिहाइड नहीं बनाएगी, कीटोन बनाएगी। और एल्डिहाइड में हमें पता है ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। इस कार्बोनिल ग्रुप में यदि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तब तो हम उसको कीटोन बोलेंगे। और यदि इस कार्बोनिल ग्रुप के किसी भी एक साइड में हमने हाइड्रोजन लगा दिया, एक साइड में, दोनों जगह भी हो सकती है, कम से कम अगर एक साइड में लगा दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। ये मैंने जब आपको वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन रिडक्शन करवाया था वहां पे बताया भी था कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन वाला। तो ये कह रहा है कि हमें क्या बनाना है कि केवल कीटोन बनने चाहिए। और हमने ओजोनोलाइसिस में ये पढ़ा था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हम इसको तोड़ेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड से ओ लगा देंगे, ये हमें याद है, इतना हमें करना है। तो सेम जब मैं यहां से इसको तोड़ूं तो आप क्या करोगे? इसके इधर डबल बॉन्ड ओ लगाओगे। जैसे डबल बॉन्ड ओ लगाओगे तो इसके पास एक एच बच रहा है, इसका मतलब ये तो एल्डिहाइड है। अच्छा, इसके पास में जब यहां से आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर डबल बॉन्ड ओ जैसे लगाओगे तो यहाँ पे फिर एच बच रहा है, इसका मतलब ये भी एल्डिहाइड है। इसमें देखो, इसमें जब आप इधर से तोड़ोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाओगे और एक इधर डबल बॉन्ड ओ लगाओगे, तो ना तो इसके पास एच बचा ना इसके पास एच बचा, तो एक तो सी ऑप्शन में कीटोन बनेगा। सिमिलरली जब आप इसको इधर से तोड़ोगे तो डबल बॉन्ड ओ लगाओगे और डबल बॉन्ड ओ लगाओगे, यानी ना तो इसके पास एच है ना इसके पास एच है, यानी ये भी कीटोन बनेगा। तो सी और डी वाले आंसर अपने क्या हो जाएंगे? केवल कीटोन बनाएंगे, एल्डिहाइड नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ ही, पहले अपने एरोमेटिक वाला देख लेते हैं कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये वाला एरोमेटिक होता है, ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है, ये वाला भी एरोमेटिक होता है। लेकिन 5 वाली रिंग के अंदर अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तब एरोमेटिक होता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा? तो इसका आंसर नंबर आ जाएगा चौथा, ये एरोमेटिक नहीं होगा। अब ये एल्काइन वाली रिएक्शन आ गई। ये हम जब एल्काइन की लास्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि एल्कीन में जो रिएक्शन दे रहा था वो ये एल्काइन देगा। तो HOH है तो हम क्या करेंगे? एक कार्बन पे 2 OH लगाएंगे और एक कार्बन पे 2 H लगाएंगे। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, हम क्या करेंगे? इन 2 बॉन्ड को हटा देंगे और इन 2 बॉन्ड को हटाएंगे तो एक पर तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, तो एक पहले से हाइड्रोजन था, 2 और लगाए तो CH3 बना। और इस वाले पे 2 OH लगाएंगे। इस पर जब 2 OH लगाएंगे तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये दिखेगा CH3CH डबल बॉन्ड O, और इसका नाम होता है एसिटेल्डिहाइड। एल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला, या तो एसिटेल्डिहाइड कॉमन नेम है, और अगर आईपीएसी नाम देखना है तो आईपीएसी नाम की हम क्लास अलग से ले लेंगे। वैसे इसका आईपीएसी नाम होगा एथेनेल, 2 कार्बन वाले का। इसका आंसर आ जाता एथेनेल, ना कि एथेनॉल। एथेनॉल एल्कोहल होता है, इसका आंसर एथेनेल आएगा, एल्डिहाइड है। तो ये दोनों क्वेश्चन आसान आसान थे, 33 और 34 वाले। अब क्या पूछा हुआ है कि हमें पहचानना है कि कौन पहला कौन सा sp3 है, दूसरा कौन सा sp2 है, फिर कौन सा sp2 है, फिर कौन सा sp है। तो देखो, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp होता है, तो ये तो sp3 है नहीं। अच्छा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 होता है, sp3 तो होता नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बचा कौन सा? इसमें भी sp3, इसमें भी sp3। अब आगे चलेंगे, जब आगे चलेंगे तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, इधर भी sp2 है, इधर भी sp2 है, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 होगा, तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, चौथा हो जाएगा। क्योंकि साइनाइड के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये कार्बन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज होता है। तो ये पिछले 2 सालों के पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जो हमने पिछले वाली क्लासें लगाई है उनके अंदर से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन्हें देखिए, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताइए। थैंक यू।